नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। सुनिए साहब में आज हम बात करेंगे एमपी के मोहन युग की। प्रदेश में मोहन यादव सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, इसलिए हमने तय किया कि सुनिए साहब में मोहन सरकार के 365 दिनों में किए गए कामों और उनके फैसलों को आपके सामने रखें, उनका विश्लेषण करें। सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है उसको आसान शब्दों में आपको समझाएं, ताकि आपको ये जानने में आसानी हो मोहन सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतर पाई। दरअसल 11 दिसंबर 2023 को प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव को सौंपी गई थी। बीजेपी दफ्तर में जब मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया था। हालांकि मोहन सरकार के कई बड़े फैसले किए हैं इस दौरान, जो प्रदेश में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के सामने चुनौतियां भी कई थी, लेकिन इन चुनौतियों को उन्होंने मजबूतियों में बदलकर अब तक ये साबित किया कि बीजेपी आला कमान का उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सही था। और अब मोहन सरकार एक के बाद एक माइलस्टोन हासिल करती जा रही है। तो चलिए 1 साल में मोहन सरकार ने जो माइलस्टोन हासिल किए उनको आपके सामने रखते हैं। ग्यारह दिसंबर 2023 पूरे देश का मीडिया मध्य प्रदेश बीजेपी के दफ्तर पर नजर गड़ाए बैठा था। मौका था मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री को चुनने का। दफ्तर के बाहर मीडिया का हुजूम था, अंदर नेताओं का। घड़ी की हर बढ़ती सुई के साथ नेताओं, उनके समर्थकों और फिर मीडिया की धुकधुकी बढ़ रही थी। संशय ये था कि पिटारे में से किसका नाम निकलेगा। दौड़ में जो नाम थे उन्हें खुद उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार विजय पाई थी। सांसदीय और केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल। कई सालों बाद प्रदेश में फिर चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, जिन्हें चुनाव लड़ा कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। आखिर वो समय आया, पिटारे से नाम निकला और जो नाम निकला वो था डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव उस दिन ग्रुप फोटो के लिए तीसरी लाइन में बैठे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका नाम भी रेस में है। उस दिन कई लोगों के चेहरे खिले और कईयों के मुरझाए। फिर तारीख आई 13 दिसंबर 2023। ये वो तारीख थी जिस दिन प्रदेश में मोहन युग की शुरुआत हुई और अब प्रदेश में मोहन सरकार को 1 साल हो गया है। इस 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई दमदार फैसले भी लिए और कई चुनौतियों से भी वो निपटने में सफल रहे। आज नज़र डालेंगे मोहन सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर। प्रदेश की मोहन सरकार के 1 साल को हम आपको 3 हिस्सों में बताएंगे। पहला जो हिस्सा होगा उसमें मोहन सरकार के उन फैसलों और योजनाओं पर फोकस करेंगे जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की बताई 4 जातियों को लेकर काम किया है, यानी नारी, युवा, गरीब और किसान। नारी तू नारायणी के सिद्धांत पर चलते हुए 1 साल के भीतर मोहन सरकार ने महिला वर्ग के लिए कई अहम फैसले लिए, जैसे सरकारी नौकरी में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 35% करना, हर महीने 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपये डालना, 26 लाख बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना। यानी नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मोहन सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी तरह युवा वर्ग की बात करें तो मोहन सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में कई कदम उठाए। फिलहाल सरकार 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप्स के लिए 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 20,000 युवाओं को 41 करोड़ का स्टाइपेंड भी इस दौरान दिया गया। यानी युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, कई अहम फैसले लिए। इसी तरह किसानों के लिए भी मोहन सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर चाहे बात एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी करना हो और गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस देना, सरकार ने कोदो और कुटकी को भी एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, 1,25,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को सौर ऊर्जा पंप देने का ऐलान भी इस दौरान सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं गरीब वर्ग पर भी मोहन सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मोहन सरकार ने इंदौर में सालों से बंद पड़ी हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को उनके जो हक थे, जो लंबे समय से उनके वेतन वगैरह का भुगतान था, वो भुगतान करवाया। संबल 2.0 के तहत 1,75,00,000 से ज़्यादा श्रमिकों का इस दौरान पंजीयन हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने 55 लाख हितग्राहियों को 3,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 36 लाख से ज़्यादा तो शहरी क्षेत्रों में 8 लाख से ज़्यादा परिवारों को पक्का घर इस दौरान मिला। 7 दिन के अंदर ही हमने हुकुमचंद मिल पर मजदूरों की राशि लौटा करके जो बड़े पैमाने पर 4,800 से ज्यादा श्रमिक परिवार के 224 करोड़ का भुगतान किया था। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, जिसमें 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र हमारे द्वारा दिए गए हैं। गेहूं के आधार पर 125 रुपया बोनस का हमने घोषणा की है, मुझे इस बात का संतोष है। सोयाबीन को 4,892 रुपये देने से लगा करके किसानों को लेकर के खासकर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी। किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनों को 1.29 करोड़, मतलब 1,29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में, खास करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से। जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। इन 4 वर्गों के अलावा ही मोहन सरकार ने 1 साल में कई क्षेत्रों में काम किया, जिनके नतीजे भी दिखने लगे हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बनाए जा चुके हैं, तो देश में सर्वाधिक है। तो प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं और 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर जल्द शुरू होंगे। सरकार की मंशा यह है कि 52 मेडिकल कॉलेज जो है बहुत प्रदेश में हो जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज प्रदेश में हो। एक नई पहल इसके साथ करते हुए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा भी शुरू की गई है। ये अपने आप में एक अनूठी पहल इस दौरान की गई है। गांव गरीब का कोई गरीब व्यक्ति है या घायल हो गया दुर्घटना में किसी तरीके से, तो उसको बड़े अस्पताल तक पहुंचाना, उसका इलाज कराना, तो ये पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा जो पहली बार मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। गाय संरक्षण की बात करें तो गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। इनमें प्रति गाय अनुदान की राशि जो 20 रुपये पहले मिलती थी उसको बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। साथ ही 2024 का जो साल है उसको गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पर्यटन के मामले भी सरकार ने फैसले की जो लिए हैं उनकी बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसे टाइगर और चीता स्टेट के साथ लेपर्ड स्टेट का भी दर्जा मिला हुआ है। भोपाल का जो राता पानी है, भोपाल के पास का जो अभ्यारण्य था, उसको मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर देश का सबसे बड़ा और इकलौता चीता कॉरिडोर भी बनाया गया है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी पहल मध्य प्रदेश को मिली है, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा की गई है। वहीं प्रदेश में निवेश को लेकर मोहन सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर जैसे शहरों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए करोड़ों रुपए के निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। सीएम तो विदेश भी निवेश लाने के लिए जा चुके हैं। यूके और जर्मनी का उन्होंने दौरा किया था अभी हाल ही में निवेश को लेकर। 20 साल से लगभग एक पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियां थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पीकेसी योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के ये जो हमारे 11 जिले हैं, तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली। नवा हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। कुल मिलाकर कहें तो जो काम प्रदेश में 20 साल में नहीं हुए थे, यानी 20 साल से अटके हुए थे, उन पर मोहन सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस किया और अचीवमेंट भी हासिल किया है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे का जो विवाद सालों से चला आ रहा था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और दोनों राज्यों के बीच 25 सालों से चल रहा यह मुद्दा अब सुलझ गया है। लिहाजा पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना और केन बेतवा प्रोजेक्ट जैसे जो प्रोजेक्ट है आने वाले समय में प्रदेश को मिलने वाले हैं, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। तो चलिए अब समझते हैं इसी बातों को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। तो रंजन जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हमने जिस मसले पर बात की है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश सरकार उस पैमाने पर खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है? रंजन जी, स्वागत है आपका सुनिए साहब में। तो रंजन जी, आपने देखा होगा कि जो हमने जो बताया है और वाकई में हुआ भी है कि पहली बार यदि जो पार्वती काली सिंध जो लिंक प्रोजेक्ट की बात की जाए वो सतह पर धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए तो प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं और जिस तरीके से सरकार ने हर वर्ग को फोकस किया है इस एक साल में, कोशिश की है कि उनकी समस्याओं को दूर करें, तो आप कहाँ पाते हैं, क्या वाकई में सही दिशा में चल रहे हैं मुख्यमंत्री? प्रभु जी देखिए, एक तो एक साल भर किसी भी सीएम के लिए किसी पार्टी का हो बहुत कम होता है उसके परफॉर्मेंस के आकलन के लिए। तो लेकिन ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं हुआ कि अगर देखा जाए साल भर कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना तो गवर्नमेंट के अंदर ना तो पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट, ऐसा कुछ देखने नहीं है। तो बहुत स्मूथ एक तरह से रास्ता मिला है मोहन यादव को। लेकिन साल भर में जो अगले 4 साल हैं या उसके बाद का समय है, उस पर सरकार कैसे चलना चाहती है। तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बहुत सारी चीजें सरकार सीएम ने गिनाई, जैसे 1 लाख किसानों को सोलर पावर प्लांट देंगे। वो तो जो डिपेंडेंस है पावर पे, जो जो पावर जैसे जो ट्रेडिशनल पावर है जी, जो थर्मल कोल वाले हैं, उस पे थर्मल कोल उस पे जरा सा कम होगा। दूसरा उन्होंने एक बात कही कि जो नदी जोड़ो योजना है वो प्रदेश की भी नदियां हैं उनको भी जोड़ेंगे। तो अगर नदी जोड़ो योजना जो मेजर है 2 मध्य प्रदेश को लेकर के, जो देश की पहले 2 हैं, अगर वो सफल होती हैं और उसके तर्क पे अगर लोकल जो और नदियां हैं, जैसे उन्होंने खान नदी का जिक्र किया इंदौर का, जो कि नाला बन चुका है, अगर नदियों को जोड़ लेते हैं तो जो बरसात का पानी है, जैसे उन्होंने छिप्रा की बात की कि छिप्रा में कभी नहाना हो नहीं पाता है, वो तो गंभीर बांध से आता है या नर्मदा जी से पानी आता है। तो उसको तो एक हमको लगता है कि अगर वाकई सफल होता है, मैं फिर उस पर एक राइडर लगा रहा हूँ कि बहुत कुछ देखना बाकी है क्या होगा। लेकिन कैसे होगा? सोचा तो गया है ना ये प्रयोग, जो आपने सोलर पंप की बात की उसी पर आते हैं। पहली बार देखा कि कोई मुख्यमंत्री बड़ी साफगोई से कह रहा है कि किसानों को और लोगों के घरों के जो बिजली के लिए सब्सिडी जाती है उसमें 25,000 करोड़ रुपया सरकार का चला जाता है। आने वाले समय में ये राशि भी बढ़ने वाली है और इससे फिर भी उसका बिजली बिल में तो उसको पूरी तरह राहत नहीं मिलती है। बिजली बिल तो उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। तो जो पैसा 25,000 करोड़ कहीं डेवलपमेंट में काम आए, वो सोलर पंप अपने घर में लगा ले या बिजली में सोलर प्लांट लगा ले घर के ऊपर, और उससे जो अपनी बिजली का उपयोग करे तो उसको फ्री की या सस्ती बिजली ये कहें उसको मिल जाएगी, और वो जो पैसा जो बच रहा है वो प्रदेश के विकास में, तो 2 तरफा फायदा प्रदेश को दिख रहा है। तो ये कुछ बोलते हुए करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा आपने जो सिंहस्थ वाला कहा, तो उसके लिए छिपरा का पानी वहीं रोककर और सिंहस्थ के लिए स्नान का प्रबंध करना, क्योंकि जो लिफ्ट अभी हो रहा है नर्मदा से वो बहुत महंगा पड़ता है। जी। तो वो निश्चित तौर पर कुछ पहल तो नहीं दिख रही है। तो हमने इसीलिए जिक्र किया प्रभु जी, हमने इसीलिए तो जिक्र किया, कुछ बातें नहीं दिख रही और अच्छा है। हमने कहा जो अभी की योजना है 1 साल का, उसका आधार अगले आने वाले समय में जो काम होगा उसका आधार बनता दिख रहा। लेकिन जो कंसर्न है, जो सीएम ने बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम रेवेन्यू को हम बढ़ा रहे हैं, तो रेवेन्यू बढ़ाने से क्या होगा, जनता पे टैक्स का बोझ कम आएगा और एक आपको इंफ्रा डेवलप करने का एक किटी मिल जाएगा। लेकिन रेवेन्यू बढ़ा कैसे रहे हैं ये उन्होंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि आज भी जो डिपेंडेंस है वो लोन पे ज्यादा है। अगर मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी बनी थी, वित्त मंत्री भी थे, कि कैसे कैसे रेवेन्यू का एक साधन बढ़ाया जाए, उसका अमाउंट बढ़ाया जाए। जी। तो ये बहुत बड़ा एक मीटिंग था, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। लेकिन मुझे अगर सीएम उसको डिटेल कर पाते कि वाकई कैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है, जनता बोझ कैसे कम हो रहा है,
जो लोन लेना पड़ रहा वो कैसे कम होगा, तो और अच्छी बात होती। लेकिन चलिए अगर सोच रहे हैं तो अच्छी बात, मुझे लगता है कि कुछ अच्छी चीज निकलनी चाहिए जो सीएम बोल रहे हैं। चलिए, कुछ बहुत अच्छा भी दिख रहा है सीएम के इस पूरे कार्यक्रम में, और जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए निवेश की तरफ तो फोकस कर रहे हैं। रंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम बात करते हैं दूसरे हिस्से में, मोहन सरकार ने और क्या क्या किया उस पर। तो अब आपको बताते हैं मोहन सरकार के धर्म पथ के बारे में। मोहन सरकार ने प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। मोहन सरकार ने इसको लेकर एक साल में अपनी नई लकीर भी खींची है। बात चाहे उनके बयानों की हो, भाषणों की हो या फैसलों की, वे हार्ड हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले दिन ही अपनी मंशा मानो जाहिर कर दी थी। उन्होंने लाउड स्पीकर और खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा मैसेज दिया था। इसके बाद शुरू हुआ उनका धार्मिक और आध्यात्मिक सफर, जो लगातार जारी है। अगस्त 2024 में जब उन्होंने कहा था कि भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय बोलना होगा, तब उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चित्रकूट में बैठक कर राम वनगमन पथ के काम को प्राथमिकता देने के साथ ही उसको और तेजी से करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण पाथे बनाने का ऐलान किया। ये वो स्थान होंगे जहाँ जहाँ श्री कृष्ण गए थे, उनका धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा भी मोहन यादव ने बहुत सारे काम किए हैं। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वनगमन पथ की पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथे योजना पे काम कर रहे हैं। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। उज्जैन में देश की इकलौती या कहें दुनिया की इकलौती वैदिक घड़ी लगाई गई है, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया था। सरकारी कैलेंडर में पहली बार विक्रम संवत को शामिल किया गया है। दशहरा और गीता जयंती पर बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। सीएम मोहन यादव की धार्मिक और आध्यात्मिक राह ऐसे ही रही कि दशहरा को पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस दौरान मनाया गया। जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम किए गए, इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तमाम बड़े जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसी क्रम में फिर गोवर्धन पूजा पर्व मनाया गया। अब हाल ही में सरकार ने गीता जयंती पर तमाम कार्यक्रम किए हैं। भोपाल में विश्व कीर्तिमान रचा गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। हजारों लोगों ने एक साथ गीता का पाठ यहाँ पर किया। सावन में रक्षाबंधन का त्यौहार प्रदेश स्तर पर मनाया गया। वहीं कॉलेजों के वाइस चांसलर को अब कुलगुरु पदनाम भी उन्हीं की सरकार के दौरान दिया गया है। इतना नहीं, साधु संतों के लिए हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में स्थायी आश्रम बनाने की मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दी है। हरिद्वार में जैसे कुंभ लगता है, वैसे उज्जैन में भी सिंहस्थ लगता है, तो वहाँ पर साधु संतों के अखाड़े आते हैं, तो उसके लिए एक पहल की गई है। यानी कह सकते हैं कि मोहन सरकार के दौर में प्रदेश की सनातन संस्कृति भी समृद्ध हो रही है। तो रंजन जी, मोहन सरकार के दौरान प्रदेश की सनातन संस्कृति समृद्ध हो रही है। इसको लेकर, उनके इस धार्मिक एजेंडे को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन एक हमने ये जो है महाकाल लोक ही देखा है कि एक महाकाल लोक डेवलप हुआ तो अकेले उज्जैन में प्रतिदिन 2-3 लाख पर्यटक आने लगे, धार्मिक श्रद्धालु आने लगे, जो पर्यटन की संभावना अवसर वहाँ पर बढ़ गए। कैसे देखते हैं आप इन कदमों को उनके? देखिए, एक तो आजकल हिंदुत्व का नैरेटिव है, तो मोहन यादव उससे पीछे नहीं रह सकते। जैसे आपने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा लगाया, तो उसमें सीएम मोहन यादव का भी नारा आ गया। हेमंत बिस्वा अपना कुछ कर रहे हैं, तो एक हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, लेकिन जो सीएम है, जो सीएम्स है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा रूल्ड स्टेट्स के, उनमें कंपटीशन भी चल रहा। स्वस्थ बोल सकते हैं कि कैसे हम हिंदुत्व के एक ब्रांड, एक एम्बेसडर देखे जाए। ठीक है, वो भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कैसे हम आगे बढ़े, लेकिन उसका जो मैं इसका स्टेट में आता हूँ, स्टेट में जो भी चीजें हो रही हैं हिंदुत्व के नाम, ठीक है, होना चाहिए। चाहे कृष्ण के नाम पे आप छुट्टी कैंसिल कर दीजिए, किस जन्माष्टमी के नाम पे, तो जनता में धर्म का एक भाव हो और कोई गलत काम ना करें। अगर धर्म का भाव होता है
तो सब गलत चीजों से विमुख होते हैं। जी। तो अगर इस तरह से लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक उसमें पॉलिटिकल अगर पुट रहेगा बहुत ज्यादा तो डैमेजिंग हो जाएगा, एक वो बाउंस बैक करेगा। मेरा रंजन मानना जी, है कि इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि आप श्री कृष्ण पाथे बना रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा महाकाल लोक से पर्यटन बढ़ गया, तो आप जो है धर्म पर प्रदेश के धार्मिकता, जो धर्म के स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल, उनको अच्छा बनाकर, उसको बढ़ावा देकर, उस संस्कृति का प्रचार करके पर्यटन के जरिए आय बढ़ाने के उपाय भी करते हुए दिखाई देते हैं परोक्ष रूप से। आप गोवर्धन पूजा यदि करने की बात करते हैं तो आप गाय संरक्षण के प्रति लोगों को जोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं संदेश इसमें दिख तो रहे ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ प्रभु जी। मुझे याद है कि जब महाकाल लोक बना था, ये तो मोहन यादव जी के आने के पहले बन गया था महाकाल लोक। तो शिवराज सिंह चौहान जी थे, प्रधानमंत्री आए थे। मुझे याद है बहुत सारे होटल बंद होने वाले थे, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही थी। महाकाल लोक आने के बाद जी होटल रिवाइव हो गए और नए होटल आ गए, रिसॉर्ट बन गए। अचानक इकोनॉमिक एक्टिविटी 10-20 गुना बढ़ गया वहां पे, यानी वहां पर बढ़ गई ना आर्थिक गतिविधियां। रंजन जी, चलिए हम और आगे एक और हिस्से पर चलते हैं, मोहन यादव का एक और पक्ष हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम अपनी इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जिसमें बात होगी मोहन सरकार के सख्त एक्शन की, यानी वो प्रशासनिक कसावट कैसी कर रहे हैं, काम काज कैसा चल रहा है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अपने इस 1 साल के कार्यकाल में मोहन यादव ने अफसरशाही पर भी लगाम कसी है। उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए और साफ संदेश दिया कि सरकार के लिए जनता ही सबसे ऊपर है। उनके कुछ फैसले ऐसे रहे जिनकी चर्चा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में भी हुई है। 2023 में गुना में एक बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने गुना के कलेक्टर तरुण राठी, एसपी विजय खत्री और परिवहन आयुक्त संजय झा समेत कई लोगों को जिम्मेदारी से हटा दिया था। इसी तरह शाहजहाँपुर में भी उस समय के जो कलेक्टर थे किशोर कन्याल, उनने एक ड्राइवर को औकात बताने की कोशिश की, वो बयान वायरल हुआ तो लगे हाथ उनको भी कलेक्टरी से हाथ धोना पड़ गया। सिंगरौली के चितरंगी में एक महिला से जूते के फीते बंधवाने वाले एसडीएम को भी हटाया गया था, जबकि सागर के शाहगढ़ में दीवार हादसे के बाद यहाँ के कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिरी थी। इतना ही नहीं, 1 साल के भीतर अधिकारियों के तबादले से भी ये साफ है कि मोहन सरकार बेलगाम नौकरशाही पर लगाम कसने के बड़े कदम लेती दिखती रही है। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जब से शपथ ली है तो कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे। दरअसल पूरे प्रदेश में लोकप्रिय मामा से उनकी तुलना की जा रही थी, लेकिन मोहन सरकार के 1 साल के कार्यकाल के कई मायनों में यह साबित हो गया है कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी आला कमान का जो फैसला था वो दूरदर्शी था और यह कदम एक तरीके से सही भी था। यह और बात है कि सियासी पैमाने पर यह 1 साल ऊंच नीच भरा भी रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटें जिताने और कमलनाथ के गढ़ में अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतने के बाद जो 2 उपचुनाव हुए, उसमें विजयपुर के उपचुनाव में मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हार गए हैं। शिवराज सिंह के गढ़ जो बुदनी है उसमें बीजेपी की लीड घट गई है, तो ये सियासी उलटफेर भी यहाँ पर दिखाई देता है। रंजन जी, क्या कहेंगे? 1 साल के अंदर जो है लगभग 280 से ज़्यादा अफसरों के तबादले हो गए, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जब भी नई सरकार आती है तो मुख्यमंत्री अपने पैमाने पर अधिकारियों को कस रहे हो। प्रशासनिक कसावट में कुछ बढ़त होती हुई दिखाई दी है इससे आपको कहीं? नहीं, जो 3-4 घटनाएं आपने बताई मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता जी। उसे मैसेज तो गया है कि सीएम की निगाह पूरे स्टेट पर है, नौकरशाही पर है। उसके बावजूद मैं उनको ब्लेम नहीं करता या सरकार को, लगता बहुत कुछ करना बाकी है। मैं उसको पॉजिटिव देखना चाहता हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी रिपोर्ट्स आई भोपाल की, कलेक्टर के नाक के नीचे पटवारी प्राइवेट ऑफिस चला रहे हैं। आज भी रिपोर्ट है, आप अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस चले जाइए तो बिना मिडिल मैन के आप अपना लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए, बिना आपको रिश्वत दिए आपको रजिस्ट्री नहीं होती है। ये मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ जी। तो स्टेट की तो हमको लगता है कि मैं पॉजिटिव नोट पे लेते हुए जो एक्शन लिया है मोहन यादव ने, उसको आगे बढ़ाते हुए दूर तक जाना पड़ेगा। करप्शन पे बहुत लगाम लगानी पड़ेगी। करप्शन लगाना मतलब आप ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगा रहे हैं, क्योंकि बिना ब्यूरोक्रेसी सहमति के, बिना उनके पेट्रोनेज के, बिना सख्त एक्शन लिए, अगर सख्त एक्शन लेते हैं तो करप्शन कम होता है। तो कहीं कहीं ढीली है ब्यूरोक्रेसी, करप्शन पे एक्शन नहीं ले पा रही है, या तो सहमति है या वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मोहन यादव को यहाँ पर एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले करप्शन पे लगाम लगानी पड़ेगी, और करप्शन पे लगाम लग गई तो चाहे इंस्टीट्यूशन है,
या जो जन आकांक्षी योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपको हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो मोहन यादव सरकार का जो 1 साल है उसमें बहुत सारे अच्छे काम हैं, प्रदेश हित के काम हुए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से रंजन जी ने भी कहा कि जो है करप्शन पर यदि लगाम लगा ली गई तो सरकारी योजनाओं का लीकेज खत्म हो जाएगा, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो साल है उसमें वो पहलू पर सरकार फोकस करते हुए दिखाई देगी जहाँ पर कि कमियाँ रह गई हैं। तो सुनिए साहब, मैं आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।